Hello everyone, myself Dr. Nur Fatma. Today I will teach you blood. फिजियोलॉजी की जब हम बात करें तो उसके अंदर ब्लड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी फ्लूइड्स में। और इसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं और उसके बाद ब्लड में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हम पहले ब्लड को पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू ही है लेकिन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका कलर रेड ही होता है, ये तो सबको पता है। और सर्कुलेट करता है थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ह्यूमंस में और वर्टिब्रेट्स में जो है ये ब्लड जो है सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर जो होता है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह ये सब चीज़ें ही आती हैं। तो कलर जो होता है ब्लड का वो रेड होता है, लेकिन आर्टरीज़ ब्लड का जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जो वेनस ब्लड होता है ना वो पर्पल कलर में होता है। आर्टीरियल रेड था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थी। वेनस ब्लड पर्पल है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसके वॉल्यूम का जो एवरेज वॉल्यूम है इसका वो 5 लीटर होता है एडल्ट्स में और 450 ml होता है न्यूबॉर्न्स के अंदर। लेकिन मेल्स और फीमेल्स के अंदर इसका कंपैरिजन किया जाए तो मेल में ब्लड ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म को ही समझ लेते हैं पहले कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करते हैं ना, किसी भी लिक्विड को रेफरेंस लेके, तो वो जो डेंसिटी होती है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। यानी हम लोगों ने ब्लड की डेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं और रेफरेंस किसको रखेंगे, रेफरेंस हम लोग हमेशा जो होता है ना वाटर को रखते हैं। तो वाटर से उसको हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा डेंस है। तो वाटर की तो हम सबको पता है 1 होती है। तो इसकी जो है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 1.0052 से लेके 1.061 तक इसकी ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ये समझ नहीं लेना कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कोई चीज़ आ जाएगी। ये डेंसिटी है, 2 लिक्विड को कंपेयर करके हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसका पीएच से रिलेटेड बात करें तो जो ब्लड हाईली स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच जो होती है जो नॉर्मल कंडीशन 7.4 होती है। और बॉडी की पीएच इसलिए होता है कि बॉडी की पीएच जो है वो मेंटेन रहे एक नॉर्मल रेंज के अंदर, यानी कि वो स्लाइटली अल्कलाइन रेंज में ही रहे। तो उस टाइम पे बॉडी के फंक्शंस काफ़ी आइडियल चल रहे होते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पीएच डाउन होने से एसिडिक साइड पे जाने लग जाता है तो उस टाइम पे वो होता है कि इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे पीएच जो होती है वो डाउन होती है। तो वो उस सेल्स की डिस्ट्रक्शन भी करती है और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय करेगी और डिफरेंस जो है वो डिजीज़ काज करती है और होती भी वो डिजीज़ की केसेस में एसिडिक है। तो ब्लड की नॉर्मल जो होती है वो स्लाइटली इंक्लाइन होती है, उसकी जो पीएच होती है, और इतनी ही मेंटेन रहे तो बहुत अच्छी बात है। विस्कोसिटी की बात की जाए तो 5 टाइम मोर विस्कस होता है देन वाटर। अभी हम लोगों ने बात ऊपर की थी, हम वाटर से वो कंपेयर्स करके तो उसकी डेंसिटी को देखते हैं तो नीचे उसने वाटर के साथ इसकी विस्कोसिटी की बात की है कि 5 टाइम मोर विस्कस होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड आरबीसीज भी होते हैं और प्लाज्मा भी होते हैं। ये 2 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो उसकी विस्कोसिटी को इन्हेंस कर देती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो ब्लड का तो सबसे एक मेन जो करैक्टर जो हमें नाम से पता चल जाएगा वो होगा न्यूट्रिटिव फंक्शन। उसमें क्या होगा कि इसका तो मेजर करैक्टर है कि न्यूट्रेंट की सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। जो भी चीज़ें हमने खाई ऑब्जॉर्व हुई जीआईटी से तो उसने कहाँ जाना होता है, उसने ब्लड में जाना होता है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। इस तरह से न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करते हैं। अब उन न्यूट्रेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, वाइटामिन वगैरह, ये सब न्यूट्रेंट्स जो हैं ये ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का भी जो करैक्टर है ये भी ब्लड का फंक्शन ही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिस्पायरेशन के थ्रू जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है बॉडी के अंदर, गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है। अब क्या होता है कि जो एल्वोलाई हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और डिफरेंट टिश्यू तक लेके जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू से जो है वो एल्वोलाई में जो है एल्वोलाई में जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है, एक्सपेल हो जाती है। इसी तरह इम्यूनिटी की बात करें तो इसका ब्लड का एक फंक्शन ये भी है कि वो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है
किस वजह से करता है? क्योंकि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं और इन दोनों का जो काम ही फंक्शंस क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इनका वर्क होता है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसका फंक्शन होता है एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसके अंदर जब हार्मफुल सब्सटेंसेस की एलिमिनेशन की बात की जाए तो इसमें लीवर जो है ना एक मेजर ऑर्गन है जो अपना कैरेक्टर प्ले करता है। वो ब्लड में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में गए हुए हैं, हम लोगों ने फूड इनटेक किया या किसी भी तरह से वो हमारे जो है नेजल कैविटी से चले गए हैं या हमने फूड लिया है कहीं से भी हमारी बॉडी में चले गए हैं, तो वो उसने लीवर ने जो है ना उन जो सब्सटेंसेस हैं हार्मफुल ब्लड में उनको डिस्ट्रॉय करके एलिमिनेट करना होता है बॉडी से। एक फंक्शन ये होगा। इस तरह से एक स्टोरेज फंक्शन भी है। स्टोरेज में क्या करता है? ब्लड स्टोर करता है चीज़ों को। किन किन चीज़ों को? न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को स्टोर करता है अपने अंदर। ये इस तरह का स्टोरेज फंक्शन भी हो गया। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड का बहुत मेन कैरेक्टर है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये जहाँ बॉडी की अंदर ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। जहाँ अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे ज़्यादातर जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है उस टाइम पे हमारी ब्लड की सर्कुलेशन टिप्स पे, हैंड पे और फुट पे जो होता है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अच्छी नहीं होती, तो वो जो होती हैं वो कोल्ड ठंडी होने लग जाती हैं। तो इसी तरह से ब्लड का बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉपर सर्कुलेट करता रहे बॉडी में ताकि ओवरऑल बॉडी जो है वार्म रहे। इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी करता है ब्लड। वाटर बैलेंस किस तरह से करता है कि जो ब्लड वाटर का कंटेंट ब्लड में ज़्यादा होगा ड्यू टू सॉल्ट्स, ये भी एक मेजर रीज़न होती है। सोडियम की कंसनट्रेशन जब ब्लड में ज़्यादा होती है ना तभी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वो जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा तो वो भी अल्टीमेटली हार्ट पे भी इफेक्ट देगा, किडनीज पे भी उसका इफेक्ट आएगा। वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, उस टाइम पे पता चलेगा किस तरह से ब्लड वॉल्यूम का इफेक्ट आ रहा है हमारे बॉडी पे, ब्लड प्रेशर वगैरह पे और किडनीज के फंक्शंस वगैरह पे। तो इस तरह से जो है ब्लड का वाटर बैलेंस मेंटेनेंस पे अभी बहुत कैरेक्टर होता है एक। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। ब्लड बना किन चीज़ों से, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, दो पार्ट से हैं इसके। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा और दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। प्लाज्मा जो है वो 92 से 93% तक वाटर भी कंसिस्ट कर रहा होता है और 7 to 8% जो होता है ना वो सॉलिड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब ये सॉलिड्स जो है ना इसके अंदर वो बाजेंगे कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, हमने ब्लड की बात की। अब हम लोग ब्लड के एक एक पार्ट को आज थोड़ा सा पढ़ते हैं जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ये ब्लड के सेल्स हैं। तो हम पहले आरबीसीज को आज देखते हैं। तो इनको एक और नाम दिया जाता है इरिथ्रोसाइट्स का। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और ये भी रेड कलर के होते हैं। ब्लड को जो कलर, अच्छा अब इनका कलर क्यों रेड होता है? एक पिगमेंट होती है, वो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इनको रेड कलर प्रोवाइड करती है। हीमोग्लोबिन की वजह से इनमें जो आरबीसीज है इनका रेड कलर होता है और इसी वजह से इनको नाम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। अच्छा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनका न्यूक्लियस नहीं होता और इसका जो मेन जो कैरेक्टर है वो प्ले करते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन और रिस्पायरेटरी गैसेस के अंदर। इनको बैग्स ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, जो कि है ही इनमें हीमोग्लोबिन। जो दूसरी बार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, रिस्पायरेटरी गैसेस करें तो इन्हें क्या कहते हैं? बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि जब ऑक्सीजन आती है तो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड कर रही होती है ब्लड में और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से फिर एक्सपेल होती है। वो हम रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरबीसीज की बात की जाए तो सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस में रेड कलर है। उसके बाद इनकी जो डंबल शेप होती है, डंबल शेप जो जिम वगैरह करते हैं उनको पता होगा, जैसे डंबल नहीं होता जिम एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, उस तरह की शेप के ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे बाइकॉनकेव भी कहते हैं। बाइकॉनकेव शेप भी होती है और इनका जो, अच्छा अब ये शेप इनको क्या एडवांटेज देती है? ये सरफेस एरिया इन्हेंस कर देती है। सरफेस एरिया जब भर जाता है ना तो वो ज़्यादा उसको कर देता है कि वो ज़्यादा कैपिलरी से जो है ना वो मूव कर सकते हैं उस सरफेस एरिया की वजह से। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी हमने पढ़ा था कि 1.5052 थी और इसकी क्या है? 1.92 है। 1.92 से लेके 1.101 तक। अच्छा, ये रोलेक्स फॉर्मेशन होता है कि एक ना पाइल बन जाता है, स्टैक्स लगने लग जाते हैं, मतलब एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे पे, ऐसे इस तरह से ये सैक बन जाता है। तो इसको जो है ना ये पाइलिंग अप आरबीसीज करते हैं। तो इसको हम इस चीज़ को हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। और ये एक दूसरे के ऊपर जब करते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के ऊपर, सेल्स की लेयर्स बनती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स।
जैसे हमने कॉइन्स को कलेक्ट नहीं किया होता, एक लाइन बन जाती है लंबी लंबी, इस तरह से ही बन जाते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम, अब ये पैक्ड सेल वॉल्यूम का और ये लोरेक्स फॉर्मेशन वगैरह का ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कहाँ पे आती है, जब हम ब्लड के सैंपल लेके टेस्ट वगैरह करते हैं ना, उस टाइम पे ये होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है कि ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आरबीसीज की, जिसको हम हीमोक्रिटिक वैल्यू भी कहते हैं। 45% ये होता है ब्लड के ऊपर बेस कर होता है, और 55% इसका जो होता है वॉल्यूम, वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ये चीज़ आ गई, यानी हम लोगों ने ब्लड ट्यूब में डाला है, तो उसके अंदर जो 45% पोर्शन जो होगा ना, वो होगा प्लाज्मा का। प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, 45% है ब्लड, तो इसकी एक लेयर सेपरेट होगी, और प्लाज्मा का जो है 55% होगा, इसकी एक लेयर सेपरेट होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इतना पोर्शन प्लाज्मा का है और इतना वाला जो है ब्लड का है। सस्पेंशनेबिलिटी, सस्पेंशनेबिलिटी कैसे है, क्योंकि आरबीसीज जो है ब्लड के, हमने पता था कि सॉलिड पार्टिकल्स भी डिस्पर्स हुए होते हैं, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये सस्पेंशन जो है उसकी एबिलिटी है रेड ब्लड सेल्स की। लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका 20 डेज़ का लाइफ स्पेन होता है। आफ्टर 20 डेज़ क्या होता है, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो ये जाते हैं स्प्लीन के पास। स्प्लीन जो होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय आरबीसीज होते हैं ना, वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है उन फ्रेगमेंट से। अब उस हीमोग्लोबिन को फैगोसाइटाइज कर देते हैं मैक्रोफेजेस, और मेजॉरिटी जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कहाँ तो होते हैं, ब्लड लीवर में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, और बोन मैरो में होते हैं। रेड ब्लड सेल मेच्योर भी बोन मैरो में जाके होते हैं, और बनते लीवर में हैं, बाद में मेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे बोन मैरो में हो जाते हैं। तो जो मेन जो इसको कर रहे हैं ये मैक्रोफेजेस जहाँ बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो वो कौन से ज़्यादा ऑर्गन्स में हैं, एक लीवर में है, स्प्लीन में और बोन मैरो में। अच्छा, फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का एक तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है लंग से टिश्यू में। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग्स, पहले हम लोगों ने देखा था ना कि गैसेज एक्सचेंज के अंदर भी एल्वलाई से टिश्यू में जा रही थी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो टिश्यू से एल्वलाई में जा रही थी, और बाद में वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो है ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू में चल गई है, जो कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें, तो वो बॉडी के टिश्यू से लंग्स में चल जाएगी, वहाँ से एक्सपेल हो जाएगी। बफरिंग एक्शन करता है ये। बफरिंग एक्शन क्या, कि पीएच को मेंटेन करेगा, ना तो उसे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जाने देगा और ना ही कम होने देगा। और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के अंदर भी आरबीसीज जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग वेरिएशन की बात करें, आरबीसीज नंबर के अंदर वेरिएशन आ जाती है, तो तब क्या होता है, तब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब वेरिएशंस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल होती है, फिजियोलॉजिकल में कोई डिजीज़ वगैरह कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक फिजियोलॉजिकली वो अपने आप को एक अल्ट्रेशन, एक वेरिएशन आ रही होती है आरबीसीज के नंबर्स के अंदर, और वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो टेम्परेरी होती है। लेकिन पैथोलॉजिकल जो होती है ना, उसके अंदर वेरिएशन जो होती है ना, वो किसी न किसी डिजीज़ की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से होती है, और उसको ट्रीट करना पड़ता है, वो खुद ब खुद ट्रीट नहीं होती। हम फिजियोलॉजिकल की बात कर लेते हैं, तो इसे जब इंक्रीज इन आरबीसीज काउंट होता है ना फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अच्छा, अब फिजियोलॉजिकल हुआ है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कह देंगे। अब ये टेम्परेरी होता है, मार्जिनल होता है, और ये फॉलोइंग कंडीशन में होता है, यानी एज के हिसाब से भी आरबीसीज काउंट जो है उसमें वेरिएशन आ सकती हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। जेंडर में भी जो है इंक्रीज डिक्रीज होते हैं मेल्स फीमेल्स के हिसाब से। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड, और उसके बाद मस्कुलर एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस टाइम भी आरबीसीज की वेरिएशन उस टाइम में भी आती है। इमोशनल कंडीशंस वगैरह के अंदर भी जो है आरबीसीज के वे में वेरिएशंस आएंगी, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा तो उस वक्त भी आरबीसीज के काउंट में वेरिएशंस आएंगी। अब हम एक टर्म आता है हाइपोक्सिया, हम हाइपोक्सिया को पढ़ते हैं। हाइपोक्सिया होता क्या है, तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू जो होता है ना, उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ये कब होता है, जब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती है, यानी इतनी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही होती जितनी कि उसको रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, हिट द बॉडी हाइपोक्सिया विच अकर। और अच्छा, जब हाइपोक्सिया होता है ना, तो ये इसके होने की वजह से ये स्टिमुलेट करता है किडनी को कि वो इरिथ्रोपोइटन, किडनी एक फैक्टर रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटन फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए।
तो किडनी को जब जैसे ही हाइपोक्सिया हो रहा है, हमें पता है कि अब जो है ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो रहा है, उसकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो गई है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है जो कि ऑक्सीजन कम है, तो वो स्टिमुलेट कर रहे थे किडनी को कि इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करो। इरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो आगे से स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि वो प्रोड्यूस करे रेड ब्लड सेल्स। इस तरह से आरबीसीज़ की फॉर्मेशन जो होती है ना वो स्टार्ट होती है। कहाँ से बात हाइपोक्सिया से स्टार्ट हुई और उसने किस तरह से किडनी को स्टिमुलेट कर दिया, किडनी ने आगे स्टिमुलेट किया बोन मैरो को और वहाँ से आरबीसीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। ये तो फिजियोलॉजिकल था। ये तो नॉर्मल है कि एज जेंडर वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं, एक नॉर्मल कंडीशंस मतलब ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसके साथ से वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है आरबीसीज़ का जो है काउंट, और ये नॉर्मलाइज़ कर लेगी बॉडी खुद ही। लेकिन पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज़ काउंट ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम कहते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है तो फिजियोलॉजिकल, और पैथोलॉजिकल कंडीशन में तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। अब इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे जेंडर वगैरह ऐसा की कुछ कंडीशंस आ गई थी, उनकी बेसिस पर हो गया था, वो इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन वाइज बॉडी ने खुद ही उसको नॉर्मलाइज कर लेना था। अब ये एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है आरबीसीज़ काउंट के अंदर, तो ये तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा, ये तो खुद ब खुद बॉडी नॉर्मल नहीं करने वाली है, तो एबनॉर्मल फंक्शन चल रहा है, इससे तो इसको पैथोलॉजिकल वेरिएशन कह रहे हैं। अब इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया जिसे हम पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीसीज़ काउंट जो होते हैं ना 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, और इसको ये ज़्यादातर और ये हमेशा एसोसिएट करता है किसके साथ, आरबीसीज़ काउंट के साथ, यानी कि आरबीसीज़ काउंट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, और वो कहाँ तक इंक्रीज़ होता है, अबव 24,000 क्यूबिक पर मिलीमीटर तक ये इंक्रीज़ होता है ब्लड के अंदर, आरबीसीज़ का जो है काउंट भी भर जाता है इसके अंदर। और ये जो होता है ये किस कंडीशन में होता है, तो ये होता है माइलो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर। ये क्या होता है, ये होता है ब्लड का कैंसर, किसी भी किस्म के चेंजेस स्टेम सेल्स के अंदर आ गए इन द बोन मैरो, इनसाइड द बोन मैरो, तो तब जो आके जो है ना ये कंडीशन काज होती है माइलो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर। तो उस केस के अंदर जो है ना ये पॉलीसाइथीमिया होता है, आरबीसीज़ का काउंट जो होता है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमें पता है कि बोन मैरो में वो आरबीसीज़ मैच्योर होकर वहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में है वहाँ पे जाके ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है, वहाँ पे ब्लड कैंसर हो रहा है, तो ये चीज़ जो है वो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो है ना वो ये तो इतना डायरेक्ट हो रहा है, बोन मैरो में किसी किस्म का आ रहा है, इफ डिफेक्ट आ रहा है तो वो जो है वो हो रहा है इसकी वजह से। सेकेंडरी होता है सेकेंडरी टू सम डिसऑर्डर, यानी कोई ना कोई डिजीज़ हुई है, उस डिजीज़ की वजह से जो है ना पॉलीसाइथीमिया हो गया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। यानी वो डायरेक्ट पॉलीसाइथीमिया नहीं करवा रहा, कोई डिजीज़ हुई है तो वो इनडायरेक्टली जो है ना उस डिजीज़ का होना वो पॉलीसाइथीमिया को प्रमोट कर रहा है, तो वो करवा रहा है, जिसे सेकेंडरी टू सम डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। अब क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इम्फेसीमा, कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगी जैसे कि इम्फेसीमा जो है वो हुआ है, तो उसके अंदर जो है तब जो है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होने के चांसेस हैं। हार्ट की डिजीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करेंगी। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो ब्लड में उसका जो अकाउंट है, उसकी अमाउंट जो है वो भर गई है ऑक्सीजन की निस्बत। रिपीटेड माइल्ड हेमोरेज, बार बार जो है कट्स लग के ब्लड लॉस हो रहा है, वो चीज़ जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। तो ये यानी कि ये डिजीज़ ही प्रॉब्लम्स आई हैं, इनके आने से जो है वो पॉलीसाइथीमिया काज हो रहा है, यानी डायरेक्टली पॉलीसाइथीमिया नहीं हो रहा, जैसे कि बोन मैरो में डिफेक्ट आया था इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन किसी ना किसी और प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो पॉलीसाइथीमिया काज कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब हम एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया को जो है ना हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट जो है एनीमिया को और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि ये टॉपिक जो है ये वीडियो और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी। तो एनीमिया के अंदर है डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज़ काउंट इस टर्म्स एज एनीमिया, यानी आरबीसीज़ काउंट के अंदर क्या आ रहा है, उनके नंबर में डिक्रीज कम हो रहे हैं, तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। एनीमिया की जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल। अब हम मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल वगैरह की जो डिटेल है वो हम क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ को डिस्कस किया था, इसके अंदर हम लोगों ने ब्लड को पढ़ा कि ब्लड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शन क्या है,
और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। फिर हम लोगों ने ब्लड सेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने आरबीसीज़ को जो है पढ़ा आज। उसके बाद हम लोगों ने आरबीसीज़ को देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस वगैरह को हम लोगों ने देखा। लाइफ स्पेन को देखा, वेरिएशन देखी कि कैसे वेरिएशन आ रही हैं, फिजियोलॉजिकल भी हैं और पैथोलॉजिकल भी हैं। अब फिर हम एक डिसऑर्डर की तरफ बढ़े हैं, ब्लड की ही डिसऑर्डर है जो है एनीमिया। तो एनीमिया को जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल के अंदर। फिर इसे कंप्लीट करके हम लोग आगे मूव करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की तरफ। तो फिर इस तरह से हम ब्लड का टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी और इसमें मज़ीद मुझे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि मुझे आइडिया हो सके और मैं इसको और ज़्यादा बेस्ट इम्प्रूव करूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।